नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में वाम या राम की। मौजूदा जो हालात है पश्चिम बंगाल के, उन तस्वीरों को अगर हम डिकोड करें तो ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो वाम बनाम राम की दिखती है। एक दौर था जब पश्चिम बंगाल में पूरे के पूरे सिर्फ वाम की बात होती थी और अब एक आज का दौर है जब सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में राम की चर्चा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि बंगाल की भूमि शुरुआत से ही राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद और क्रांतिकारी विचारों की भूमि रही है और इस खंड में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, संघ, जनसंघ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको इस वीडियो सीरीज में बार बार सुनने को मिलेगा। कारण हम इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व, संघ और जनसंघ जो अब बीजेपी है उसकी यात्रा की, कि कैसे वो शून्य से शिखर तक की सफर पर चल पड़ी है। तो बात पहले पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की करते हैं। पश्चिम बंगाल शुरू से ही भारतीयता, हिंदुत्व और क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत रहा। बंगाल क्रांति की भूमि होने के साथ साथ विचार के मामले में भी एक धार पैदा कर रहा था। यह तब की बात है। उसी दौर में 6 जुलाई 1901 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बड़े शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। शुरुआत से ही उन्हें उनके पिता का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी बीच साल 1910 में पश्चिम बंगाल की धरती पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार पहुंचते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जिस वक्त कोलकाता गए, उस वक्त बंगाल में अंग्रेजों के दमन, उनकी विभाजनकारी नीतियों से एक बड़ा उबाल था। उसी समय डॉक्टर केशवराव बालीराम हेडगेवार देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। अनुशीलन समिति जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। कलकत्ता में पढ़ाई करते हुए उनका मेल मिलाप बंगाल के क्रांतिकारियों से हुआ। केशव चूंकि कलकत्ता में अपने बड़े भाई महादेव के मित्र श्याम सुंदर चक्रवर्ती के घर में रहते थे, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोग उन्हें केशव चक्रवर्ती के नाम से ही जानते और संबोधित भी किया करते थे। उनकी असाधारण योग्यता के मद्देनजर रखते हुए उन्हें पहले अनुशीलन समिति का साधारण सदस्य बनाया गया। उसके बाद जब वे कार्यकुशलता की कसौटी पर खरे उतरने लगे तो उन्हें समिति के अंतरंग सदस्य भी बना लिया गया। उनकी तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को देखकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इस प्रकार क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान और संगठन तंत्र जो है वो कोलकाता से ही सीखकर डॉक्टर हेडगेवार जो हैं वो वापस नागपुर लौटते हैं। इधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1917 में मैट्रिक पास कर चुके थे। साल 1921 में बीए की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के बाद जो है वो विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटते हैं वो। वहीं बंगाल से लौटने के बाद हेडगेवार नागपुर पहुंचकर क्रांतिकारी कामों में लिप्त हो गए थे और जन कल्याण में जुटे हुए थे। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा था कि गांधी जी की जय कहना और उधर चैन की बंसी बजाना हमें शोभा नहीं देता। शांति की भाषा बोलकर हम दुर्बलता ढकने का प्रयास ना करें। क्रांतिकारी भाषण देने के कारण हेडगेवार पर मुकदमा चल पड़ा। बाद में उन्हें 1 साल का सश्रम कारावास भी हुआ, क्योंकि वो अंग्रेजों की खिलाफत कर रहे थे। 12 जुलाई 1922 को डॉक्टर हेडगेवार कारागार से छूटे थे। कारागार से छूटने के बाद वो बरसों से दिलो दिमाग में पनप रहे एक संगठन के विचार को धरातल पर उतारने के लिए जुट जाते हैं। उधर मिस्र के घटनाक्रम के बाद से
भारत में शुरू हुए धार्मिक राजनीतिक खिलाफत आंदोलन के बाद उनका कांग्रेस से मन खिन्न हो गया। उन दिनों 1923 में सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें पूरी तरह से हिंदुत्व संस्कृति की ओर बढ़ निकलने को प्रेरित किया। वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस मुंजे के संपर्क में शुरू से थे। मुंजे के अलावा डॉक्टर हेडगेवार के व्यक्तित्व पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर का बड़ा प्रभाव बताया जाता है। सावरकर ने हिंदुत्व को नए सिरे से परिभाषित किया था। वो मानते थे कि सिंधु नदी से पूर्व की ओर लोगों की विकास यात्रा के दौरान वो सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के समेत जितने भी धर्मों और धार्मिक धाराओं का वो जन्म हुआ है, वो सभी हिंदुत्व के दायरे में आते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदुत्व की परिकल्पना की और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए 1925 में विजयादशमी के दिन वो संघ की उन्होंने नींव रखी। वो संघ के पहले सरसंघ चालक बने। संघ की स्थापना के बाद उन्होंने उसके विस्तार की योजना बनाई और नागपुर में शाखा लगाने लगे। भैयाजी दाणी, बाबा साहेब आपटे, बाला साहेब देवरस और मधुकर राव भागवत इसके शुरुआती सदस्य बने। इन्हें अलग अलग प्रदेशों में प्रचारक की भूमिका सौंपी जाती है। डॉक्टर हेडगेवार की नैतिकता उस ऊंचाई पर थी जिसकी आज के दौर में परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो कांग्रेस से दूर हो चुके थे और ज्ञान का नया प्रकाश फैलाने के मकसद से समाज को दिशा दे रहे थे। लेकिन साल 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो हेडगेवार खुद निजी हैसियत से इस आंदोलन में शामिल हुए और अपने संगठन के लोगों से भी निजी हैसियत से इसमें जुड़ने का आह्वान किया। इसके पीछे का भी कारण था। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि संगठन का प्राथमिक काम हिंदुओं को एक धागे में पिरोकर एक ताकतवर समूह के तौर पर विकसित करना है। हर रोज जो सुबह लगने वाली शाखा में कुछ खास नियमों का पालन होता था। शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम और शारीरिक श्रम पर जोर दिया जाता। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर चर्चा होती। शिवाजी और मंगल पांडे जैसे हिंदू नायकों की कहानी सुनाई जाती। लक्ष्य साफ था, संगठन के विस्तार के लिए आचार विचार एक होना चाहिए। दूसरी तरफ बंगाल भी आजादी की क्रांति से तप रहा था। अंग्रेजों द्वारा समाज में दूरियां बढ़ाने की कोशिश लगातार हो रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेज और ओजस्वी तो बहुत थे, लेकिन उनके जीवन ने शुरुआत में उतार चढ़ाव बहुत देखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 साल की अवस्था में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति में ले लिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर छपे एक लेख में इस बात का जिक्र किया गया है कि 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनने वाले डॉक्टर मुखर्जी ने अपने 2 सफलतापूर्ण कार्यकाल में 1934 से 1938 में भारत के स्वदेशी विचार को विभिन्न माध्यमों से युवाओं तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने बांग्ला भाषा को मैट्रिक तक अनिवार्य कर दिया था और अपने उपकुलपति रहते हुए अंग्रेजों के भारी विरोध के बावजूद भी कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह था बांग्ला भाषा में करवाते रहे, जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाते। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह को भी उनके कुलपतित्व में ही भारतीय स्वरूप दिया गया। 1937 में बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने राजनीति में सक्रिय होने का विचार किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक संक्षिप्त जीवनी किताब के मुताबिक डॉक्टर मुखर्जी को राजनीति में प्रवेश कराने वाले लोगों में निर्मल चंद्र चटर्जी, पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के पिता, आशुतोष लाहिरी, न्यायाधीश मनमथ नाथ मुखर्जी शामिल थे। इसके अतिरिक्त स्वामी
प्रणनानंदा संस्थापक भारतीय सेवा आश्रम संघ से भी डॉक्टर मुखर्जी को प्रेरणा और समर्थन प्राप्त हुआ। विनायक दामोदर सावरकर, जो उस समय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता थे, 1939 में बंगाल प्रवास पर आते हैं। डॉक्टर मुखर्जी की उनसे भेंट हुई और कुछ चर्चा विमर्श के बाद उन्होंने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। डॉक्टर मुखर्जी के मन मस्तिष्क में निरंतर एक बात चल रही थी कि मुस्लिम लीग जहां एक तरफ मुसलमानों में अलगाव पैदा कर रही थी, वहीं उसकी दूसरी तरफ हर जगह उनका पक्ष लेने को भी तत्पर रहती थी। जबकि हिंदुत्व की बात उठाने के लिए कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आता। उनका विरोध मुसलमानों से नहीं था, बल्कि उस मुस्लिम लीग से था जो भारत में मुसलमानों में बंटवारे का जहर घोल रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे प्रताप चंद्र चंदूर के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हिंदू महासभा से जुड़ने का मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग हर जगह मुसलमानों के अधिकारों की बात करती थी और उनका पक्ष लेती थी। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस हिंदुओं की बात आने पर जो है वो मौन हो जाने का उस पर आरोप लगता रहता। इसलिए वो हिंदू महासभा से जुड़े ताकि हिंदुओं का पक्ष जो है वो लिया जा सके, उनकी बात को भी उसी मुखरता से रखी जा सके जैसी कि रखी जानी चाहिए। दूसरी तरफ इस वक्त तक संघ का प्रचार पूरे देश में हो चुका था। साल 1937 में कानपुर पढ़ाई करने गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर जो है वो संघ का प्रभाव पड़ता है। वो संघ के काम से प्रभावित होते हैं, जिसके बाद वो संघ से जुड़ने का मन बनाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब को बचाने में अपनी योगदान दिया, अपना भूमिका निभाया। अंग्रेजों की प्लानिंग को कैसे उन्होंने फेल करने में अपनी भूमिका निभाई, कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते एक होते हैं और कैसे संघ की छत्रछाया में एक राजनीतिक दल का उदय होता है जो आज के दौर में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।